नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो समावेशी शिक्षा वाला आपका सैद्धांतिक पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मीन्स हम केवल वही एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं अभी पहली फेज में जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो चाहे 2018 वर्ष में हो, 17 में हो, 16 में हो या उससे पहले में भी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या ऊपर आप आई बटन को क्लिक करेंगे तो आप राइट साइड में ऊपर देखिएगा आई बटन है, तो आई बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो का आपको वो भी वीडियो आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर क्या होता है। देखिए, जो ध्वनि को मापने की इकाई है आपको पता ही है कि वो डेसिबल है, और मंदबाधित बच्चे मतलब जो कम सुनते हैं, कम सुन पाते हैं बच्चे, मतलब सुनने से जो बाधित हैं, मंदबाधित बच्चे उनको हम कहते हैं। तो उनका जो डेसिबल स्तर होता है वो क्या होता है। देखिए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सामान्य डेसिबल स्तर होता है, सामान्य डेसिबल स्तर का मतलब है कि जो आवाज जो सामान्य स्तर होता है उसको हम 90 के आसपास का कहते हैं। 80 से 90 के बीच का जो आपका डेसिबल स्तर होता है वो सामान्य होता है। सामान्य का मतलब है कि वो आपको सुनने में ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन 90 से जैसे ऊपर हो जाएगा तो वो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो सुनने में आपके कानों को टकराएगा, कानों में अफेक्ट करेगा। उससे कम होगा तो आप सुनने में दिक्कत होगी, आप कम सुनाई पड़ेगा आपको, या देर में आप सुनेंगे। लेकिन जो 80 से 90 डेसिबल के बीच का जो स्तर है उसको हम सामान्य स्तर कहते हैं, जनरल नॉर्मल कहते हैं। लेकिन चूंकि मंदबाधित बच्चे हैं तो उनका जो सुनने का स्तर है वो नॉर्मल से कम होगा। सो इसमें वही पूछ रहा है कि मंदबाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर है वो क्या होता है। सो उनका डेसिबल स्तर वो 55 से 69 तक होता है, या आप 55 से 70 तक का मान सकते हो। ओके, सामान्य बच्चे का आईक्यू कितना होता है। देखिए, सामान्य बच्चे का आईक्यू वो 90 से 100 के बीच में होता है। ओके, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमता अनोखी होती है, यह कथन किसका है। फिर ये कथन कारक वाला क्वेश्चन आ गया है। तो यह कथन जो है वो हेवेट एंड फॉरनेस का है, हेवेट एंड फॉरनेस का। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां, इनकी क्षमताएं जो है वो अनोखी होती हैं। तो ये विशिष्ट की परिभाषा इन्होंने दी है, किन्होंने दी है, हेवेट एंड फॉरनेस। ओके, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्म बोध है, यह कथन पूछ रहे हैं किसका है। परामर्श मतलब सजेशन, एडवाइस का उद्देश्य आत्म परिचय मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद को जानना, या आत्मबोध, सेल्फ कॉम्प्रिहेंशन, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो रूथ स्ट्रिंग का है। ओके, नाम कठिन है, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन देखिए एग्जाम में आया हुआ है, ये मैं इतनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ, 2017 में देखिए एग्जाम में आया हुआ है। तो परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय और आत्मबोध या आत्मबोध है, यह कथन जो है वो रूथ स्ट्रिंग का है, रूथ स्ट्रिंग। ओके, आपको याद तो करना पड़ेगा किसी न किसी तरह से, क्योंकि एग्जाम में तो आपका आएगा ही आएगा। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 140 से अधिक होती है। ओके, जो सामान्य बच्चे होती हैं उनकी 90 से 100, 110 के आसपास तक होती है। स्वस्थ निर्देशन संबंधित है, जो स्वस्थ मतलब जो हेल्दी डायरेक्शन है या हेल्थ डायरेक्शन है वो किससे संबंधित है। तो ऑब्वियसली वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित होगा। ऑप्शन तो यहाँ पे ज्ञानार्जन दिया है, सामाजिक संबंधों दिया है, सामाजिक संबंधों से या विभिन्न व्यवसायों से। सो ये आपका स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये किसने लिखी है। तो ये बुक जो है वो हैविंग हर्स्ट लिखी है, हैविंग हर्स्ट। क्या नाम है बुक का, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, हैविंग हर्स्ट। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या रखा। मनोवैज्ञानिक किक ने जो सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी पहचान का आधार क्या रखा, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। बच्चे जो कार्य संपादित करते हैं उन कार्यों को संपादित करने में जो
मतलब कितनी तेज से वो काम करते हैं, कितनी धीरे या कितनी तेजी से काम करते हैं, तो वो उन्होंने बेसिस तैयार किया। बाकी ऑप्शन यहाँ पे खेल द्वारा दिया है, व्यायाम द्वारा दिया है, पढ़ाई द्वारा दिया है। तो अगर आपको पता नहीं है, अगर आप रिवीजन करके नहीं गए हो या पढ़ के आप नहीं गए हो, तो आपको इसमें से सब एक ही तरह लगेंगे। ओके, सो वो उनका सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिक किक ने, जो सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बनाया, वो बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, कि कितनी तेजी से और कितनी धीमी गति से वो काम को करते हैं। जो समस्यात्मक बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है? जो समस्यात्मक बच्चे हैं उनकी पहचान करने के जो तरीके दिए हैं इसमें, निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, या साक्षात्कार द्वारा, या उपर्युक्त सभी। सो उपर्युक्त सभी मतलब मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम कर सकते हैं बच्चों का, निरीक्षण विधि द्वारा उनका निरीक्षण कर सकते हैं, या इंटरव्यू मीन साक्षात्कार के द्वारा हम बच्चों की पहचान कर सकते हैं। सामूहिक परीक्षण होता है, जो ग्रुप टेस्ट होता है या सामूहिक परीक्षण जिसको हम कह रहे हैं, तो वो शाब्दिक, अशाब्दिक या आ एवं बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक बुद्धि जो सामूहिक परीक्षण है वो आपका वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह का हो सकता है। हम लिखित परीक्षा द्वारा, रिटर्न लिखित परीक्षा द्वारा हम उनका परीक्षण कर सकते हैं, और मौखिक मतलब केवल अशाब्दिक का मतलब हुआ मौखिक तरह से। ओके, तो दोनों आपके यहाँ पे सही होंगे। दोनों का मतलब है आ एवं बा दोनों। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इस तरह जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते हैं। देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछले बार जो हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, वो 2018 या 17 में पूछा गया था। पिछले वीडियो में ही देखिए वो क्वेश्चन दो बार आया हुआ है, 2017 में भी, 2018 में भी, और आप देखिए 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो ये आप तो याद ही कर लीजिए कि जो मनोविज्ञान संस्था है, जो मनोविज्ञान शाला है, वो आपकी इलाहाबाद में स्थित है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेष समिति का नेतृत्व कौन करता है? परामर्श का मतलब हुआ काउंसलिंग, आप कह सकते हो बच्चों की काउंसलिंग से संबंधित जिले की विशेष समिति का जो नेतृत्व करते हैं जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, या जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसको हम इंग्लिश में चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, वो करता है। ओके, सो जो परामर्श से संबंधित समिति है, विशेषज्ञ समिति है, एक्सपर्ट कमेटी है, उसका जो नेतृत्व है, लीडरशिप, वो जो है वो सीएमओ करते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। विद्यालय में जो दास अवरोध की समस्या है उसको रोकने में प्रमुख रूप से कौन सहायक है? निर्देशन एवं परामर्श, ये सहायक है। निर्देशन एवं परामर्श जो है ये इसमें सहायक है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, डायरेक्शन और गाइडेंस के द्वारा या काउंसलिंग के द्वारा क्या बताया जा सकता है? क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं पिछली वीडियो में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट है, क्या करने योग्य और क्या न करने योग्य दोनों। ओके, निर्देशन और परामर्श विधि द्वारा ये बताया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वो हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। ओके, टैट के द्वारा परीक्षण किया जा सकता है, सो वह व्यक्तित्व परीक्षण है। ओके, टैट के द्वारा जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। ओके, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या कौन सी होती है? जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनकी प्रमुख समस्या कौन सी होती है? देखिए, भाषा एवं वाणी की समस्या हो सकती है, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं हो सकती हैं, या उपयुक्त सभी। तो जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनमें समस्याएं भाषा और वाणी की भी हो सकती है, लैंग्वेज की हो सकती है, दृष्टि एवं व्यवहारिकता की हो सकती है, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द जो है कोई भी मतलब सभी उपयुक्त सभी आपके सही होंगे। अस्थिबाधिता के कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, अस्थिबाधिता के कारण जो है वो जन्मजात हो सकते हैं, बीमारी की अगर कोई लग जाती है तो बीमारी की वजह से हो सकता है, दुर्घटना की वजह से हो सकता है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
वाक दोष के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन भी देखिए आपका रिपीट हो गया है। मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही होते हैं। ओके, सो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इन क्वेश्चंस को जो मैं करवा रहा हूं, अगर आपने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, सो 3 से 4 नंबर तो आपके वैसे ही पक्के हो गए 15 में से। ओके, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो आपके रिपीट होते ही होते हैं, मिनिमम 3 से 4 रिपीट होते हैं। जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वाक दोष के प्रकार जो है वो 6 तरह के वाक दोष होते हैं। वाक दोष मतलब बोलने में जो दोष होते हैं। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का विभाजन किया जाता है। आंशिक शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उनका विभाजन जो है वो 4 वर्गों में किया गया है। हो गया, वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं वो हम डिटेल में जो हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे। जो आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, तो देखिए उत्तल लेंस की सहायता से जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए उत्तल लेंस, उत्तल का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी सहायता से वो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। जो श्रवण दोष का मतलब है सुनने में जो समस्या है, उससे जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनमें दोष कौन सा हो सकता है। वो कान के मध्य भाग से बहरे हो सकते हैं, कान से बहरे हो सकते हैं, या कान के अंदरूनी भाग से बहरे हो सकते हैं। उपयुक्त तो सभी तीनों तरह की में से किसी भी तरह की उनमें जो है वो दोष हो सकता है। ओके, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर क्या होता है। पूर्ण रूप से या गहन श्रवण बाधित बच्चों का जो सुनने का स्तर है वो 90 से 100 डेसिमल होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं उनमें देखिए विकृत नितंब, मेरुदंड का वक्र होना, पांव फिरा या हकलाना। तो हकलाना जो है वो वाक दोष है, या जो बोलने की दिक्कत बीमारी है, जो बोलने की जो बाधिता है उससे रिलेटेड है। लेकिन अस्थिबाधित में जो है वो आपका विकृत नितंब, मेरुदंड का वक्र होना और पांव फिरा, ये तीनों है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि देखिए फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 140 या इससे अधिक, ग्रेटर देन 140 IQ लेवल वो प्रतिभाशाली बच्चों का होता है। फिर यहाँ पे आपका एक कथन कारक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यहाँ निर्देशन की डेफिनेशन दी हुई है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से मतलब स्वयं से, खुद से, दूसरों से, परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने वाली प्रक्रिया है। यह यहाँ पे कथन दिया हुआ है। और यह कथन किसका है? ये कथन जो है वो स्किनर का है, स्किनर महोदय का कथन है। सो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। फिर यहाँ पे एक कथन कारक क्वेश्चन दिया हुआ है। परामर्श का अभिप्राय है, जो काउंसलिंग है, जो गाइडेंस है, उसका अभिप्राय क्या है? दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। देखिए, दो व्यक्ति होंगे, एक को सहायता दी जा रही होगी और दूसरा जो है वो सहायता प्रदान कर रहा होगा या दूसरा वो सहायता दे रहा होगा। तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो कार्ल रोजर्स का है, कार्ल रोजर्स। ओके, परामर्श में व्यक्ति की समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। परामर्श में जो व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है वो किसके माध्यम से दी जाती है? गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वार्तालाप के माध्यम से। तो ये तो सही आसान है, आप कर सकते हो। जो हम बच्चों को परामर्श में समस्या समाधान हेतु सहायता प्रदान करते हैं वो वार्तालाप विधि के द्वारा होता है। ना तो हम उनको गीत गाकर सुना सकते हैं, बता सकते हैं, ना चित्रों के माध्यम से, ना कहानी के माध्यम से। जो सबसे बेस्ट है आपका साधन वेहिकल मीडियम वो वार्तालाप मीन्स कन्वर्सेशन के द्वारा हम आपस में वार्ता करके जो है वो बच्चों को जो समस्या समाधान हेतु सहायता है वो प्रदान कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ और क्वेश्चन होंगे आपके समावेशी शिक्षा से रिलेटेड। इसी तरह के 2 वीडियो हम और डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले से, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।